हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। इसके पहले के सभी सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इन वीडियो का फ़ायदा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विच ऑर्गन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, नेत्र। ठीक है, मायोपिया किससे रिलेटेड है, कौन से अंग से रिलेटेड दोष है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र से। देखिए मायोपिया को हम किस नाम से जानते हैं? निकट दृष्टि दोष के नाम से हम इसको जानते हैं। आपने इस नाम से इसको ज्यादा सुना होगा, लेकिन एग्जाम में निकट दृष्टि दोष नहीं पूछा जाता, यहाँ पे पूछा जाता है मायोपिया, क्योंकि मेडिकली लैंग्वेज में इसे मायोपिया ही कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस रोग में दूर की जो चीजें हैं उसे देखने में समस्या होती है। ठीक है, जो दूर की चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। यही रोग क्या है? मायोपिया है। देखिए मायोपिया रोग में एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मायोपिया में जो आंख की पुतली होती है, मतलब जो आई बॉल होती है, उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इमेज है, इमेज किस पे बनती है आपको पता है? रेटिना पर बनती है। लेकिन इस रोग में क्या हो जाता है कि जो इमेज है वो रेटिना पर बनने की बजाय उससे थोड़ा आगे बन जाती है। ठीक है, तो इसी कारण इस रोग को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहा जाता है। इसके लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? तो इसके लिए कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है क्योंकि मायोपिया के ट्रीटमेंट में कौन सा लेंस यूज होता है ये भी पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। तो आपको याद रखना है मायोपिया किस अंग का दोष है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्र का। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग का मुख्य कारण है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मिनीमाता डिजीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पारा या मरकरी की मात्रा बढ़ना मिनीमाता रोग का मुख्य कारण। देखिए कई सारे एग्जाम में मिनीमाता रोग पूछा जाता है और ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि ये रोग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, किस कारण से होता है। तो सीधी सी बात है, जो मरकरी है, मरकरी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्यों? अब देखिए क्या होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ हम इनटेक करते हैं, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ, जो खाने वाली चीजें होती हैं, उसमें अगर मरकरी की मात्रा अधिक है तो उसके कारण क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। देखिए ये जो डिजीज है ये मेनली क्या करती है? ह्यूमन के ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किस भाग को ज्यादा डिफेक्ट करती है, तो ये ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। देखिए इसका नाम मिनी माता क्यों है, इसकी भी एक कहानी है कि 1956 में ये सबसे पहले जापान में, ठीक है, 1956 जापान में मिनी माता नामक स्थान पर, ठीक है, जापान में एक शहर का नाम है मिनी माता, वहां पे इस रोग की सबसे पहले खोज हुई है, इसीलिए इसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया? मिनी माता रख दिया गया। ठीक है, अभी देखिए वहां पे खोज हुई थी तो ये कैसे फैला था? वहां पे एक औद्योगिक कारखाना था, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया था। वहां का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता था उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिथाइल मरकरी प्रेजेंट होता था उस अपशिष्ट पदार्थ में, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे मिनी माता की खाड़ी में डाल दिया जाता था। मतलब जो कारखाना था वहां से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वो सब किस में डाल दिया जा रहा है? मिनी माता की खाड़ी में डाल दिया जाता था। अब जो मिनी माता की खाड़ी में जो फिश थी, मतलब जो मछलियां थी, वो इसी पानी में रहती थी। इस पानी में रहने के कारण जो मरकरी का अंश है वो इन फिश में आ जाता था, और जब ये फिश इंसानों के द्वारा खाई जाती थी तो उनमें मिनी माता रोग हो जाता था। ठीक है, तो ये 1956 जापान में सबसे पहले इसका पता लगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? मिनी माता शहर से पता लगा, इसलिए इसका नाम मिनी माता रोग रख दिया गया है। अब समझ आया आप लोगों को कि क्यों होता है? तो ये मरकरी या पारे की मात्रा भोज्य पदार्थ में अगर अधिक हो गई है, वो इंसानों तक आ गई है, तो उस कारण क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? जैसे जो हमारी मसल्स है उसमें बहुत अधिक थकान होती है, सुनने बोलने में दिक्कत होती है, मेंटली थोड़ी सी अस्थिरता आ जाती है, कोमा तक की कंडीशन हो जाती है, और इससे भी आगे बढ़े तो मृत्यु तक हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है और इसीलिए इसे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारे की अधिकता के कारण ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज्ड इट्स स्किन टू ब्रीथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केंचुआ। ठीक है, जो केंचुआ है वो सांस लेने के लिए क्या करता है? अपनी स्किन का यूज करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए स्किन का यूज क्यों करता है? क्योंकि हवा जो होती है वो इनकी स्किन से आसानी से गुजर जाती है, क्योंकि इनकी स्किन कैसी है? बहुत ही नम और पतली है। ठीक है, और हवा के गुजरने के कारण भी इनकी स्किन कैसी है? नम और बहुत ही थिन, यानी कि बहुत ही पतली होती है। और इसकी ये जो सॉफ्ट स्किन है, नम स्किन है, उसमें छोटी छोटी ब्लड सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये ब्लड सेल्स पाई जाती है जहां से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है इन छोटे छोटे ब्लड सेल्स से। अब क्या होता है? जो घुले हुए हीमोग्लोबिन होते हैं उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण की जाती है और शरीर से CO2 को हटा दिया जाता है। तो ये सब चलता है किससे? स्किन से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जीव है जो सांस लेने के लिए त्वचा या स्किन का यूज करता है, तो वो है केचुआ। ठीक है, क्योंकि उसकी स्किन कैसी होती है? बहुत ही सॉफ्ट एंड पतली होती है, नम होती है। ठीक है, जिससे आसानी से क्या हो जाता है? जो ब्लड सेल्स है वो हीमोग्लोबिन द्वारा O2 ग्रहण करती है और CO2 को हटा देती है। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैंसर। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। देखिए कैंसर आप सभी को पता होगा कि अगर हमारी बॉडी में सेल्स होती है, कोशिका होती है, जो क्या करती है? डिवीजन करती है। ठीक है, सेल्स में क्या होता है? डिवीजन होता है। दो प्रकार से डिवीजन होता है, या तो एक सेल से 2 सेल बनेगी या फिर एक सेल से 4 सेल बनेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए सेल में कि जो उसकी ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाए, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी ग्रोथ हो जाए, मतलब 1 से 2 सेल बन रही है, 2 से 4, 4 से 8 और कंटिन्यू सेल बनती ही जा रही है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सेल बनती जाती है, मतलब सेल्स रखने के लिए जगह नहीं होती, तो एक के ऊपर एक सेल्स चढ़ जाती है और इस तरीके से एक पूरा गुच्छा बन जाता है। यही क्या कहलाता है? ये ट्यूमर कहलाता है। और ये ट्यूमर आगे जाके किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये जो कैंसर है इसी के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अब ये भी पूछा जाता है कि कैंसर के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है वो कौन सा होता है, तो उसे हम ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जीन होता है, तो ऑन्कोजीन होता है। देखिए जो ऑन्को वर्ड है ये मेनली कैंसर के लिए ही लिया जाता है, तो आपको याद रख लेना है। जहां भी आपको ऑन्को वर्ड दिखे मतलब समझ जाइए कि वो कैंसर से रिलेटेड है। चाहे ऑन्कोजीन पूछ रहा है तो कैंसर के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो ऑन्कोजीन, ऑन्कोलॉजी पूछ रहा है तो कैंसर की स्टडी जिसमें की जाती है वो ऑन्कोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और कैंसर के बारे में बनता है कि कैंसर की जो सेल है उसमें कौन सा डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोसिस होता है या फिर मियोसिस होता है, कौन सा डिवीजन होता है? तो आपको याद रखना है कि जो कैंसर सेल है भले ही वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, लेकिन उसमें माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि एक सेल से 2 ही सेल बनती है। ठीक है, भले ही अनकंट्रोल हो जाएगी, बार बार डबल होगी, लेकिन हमेशा कौन सा होगा? माइटोसिस डिवीजन ही होगा। ये कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर में अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब मियोसिस डिवीजन हो रहा होगा। देखिए मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? 1 से 4 सेल बनती है, लेकिन आपको याद रखना है कि कैंसर में मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, कैंसर में माइटोसिस डिवीजन होता है। तो इतना आप कैंसर के बारे में याद रख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, कैंसर। नेक्स्ट, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या रॉकेट। ठीक है, ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो मोमेंटम है, मोमेंटम का जो प्रिंसिपल होता है उसी के बेस पर रॉकेट क्या करता है? वर्क करता है। देखिए मेनली अगर हम देखें तो लीनियर मोमेंटम जो होता है उसी के ऊपर वर्क करता है, उसी के सिद्धांत पर क्या करता है? वर्क करता है एक रॉकेट। देखिए जो फॉरवर्ड दिशा होती है, आपने अगर रॉकेट को जलते हुए देखा होगा या चलाते हुए देखा होगा, तो जो फॉरवर्ड मतलब अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग जो होता है या मोमेंटम जो होता है वो पीछे की दिशा से निष्कासित जो गैसें हैं उसके संवेग के बराबर होता है। मतलब जो आगे की दिशा में रॉकेट का संवेग है वो पीछे से निकलने वाली जो गैसेस हैं उनके संवेग के बराबर होता है। बस यही है संवेग संरक्षण का नियम और इसी के द्वारा कोई भी रॉकेट चलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी पूछा जाए रॉकेट किस सिद्धांत पर चलता है तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ही रॉकेट चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। देखिए ग्लूकागॉन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, जबकि ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। अब देखिए ट्रिप्सिन के बारे में अगर हम जाने तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है या कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियाज से। ठीक है, पैनक्रियाज में बनने वाला एक एंजाइम है ट्रिप्सिन। देखिए पैनक्रियाज में 3 एंजाइम बनते हैं, मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक वाले सेशन में देख लीजिए कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है एंजाइम्स की, वहाँ पे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि पैनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं। ट्री एमालाई जो इसकी ट्रिक होती है वो ट्री एमालाई से हम इसे याद करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम पैनक्रियाज से निकलते हैं। तो देखिए जो पैनक्रियाज या अग्नाशय में जो अग्नाशयी रस होता है उसमें प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम काम किस पे करता है? तो ये काम करता है प्रोटीन पर। ठीक है, आपको याद रखना है किस पर काम करता है? प्रोटीन पर, और ये प्रोटीन या पेप्टोन को तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड में। कई बार पूछा जाता है कि प्रोटीन का ये क्या करता है, तो प्रोटीन को तोड़ता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। अब आगे यही पॉलीपेप्टाइड जाएंगे और इरेप्सिन इन पे वर्क करता है, और इरेप्सिन इसको किस में तोड़ देता है? अमीनो एसिड्स में, और पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है प्रोटीन की। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है, किसके लिए? डाइजेशन के लिए। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ये कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में। अग्नाशय के जो अग्नाशयी रस है यानी कि पैनक्रिएटिक जूस है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है? देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ए, दूरी का। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसका है? किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एल वाई, यानी लाइट ईयर, एल वाई से हम इसे डिनोट करते हैं। और ये एक दूरी का मात्रक है, ये ऑलमोस्ट 95 खरब किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो दूरी देखी जाए या लंबाई देखी जाए तो 95 खरब किलोमीटर इसकी दूरी होती है या इसकी लंबाई होती है। इसका यूज देखिए, अब इतनी ज्यादा लंबाई के लिए हम आसपास की जगह को तो नापने के लिए नहीं करेंगे, तो इसका यूज कहाँ पर होता है? जो खगोलीय वस्तु है, ठीक है, जो खगोलीय वस्तु है उनके बीच की दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। कहा जाता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी या डिस्टेंस मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टूथ डिके? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका सी, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है? दंत क्षय या टूथ डिके होता है। कैसे होता है? देखिए फ्लोराइड की कमी से क्या होता है? जो दांतों में प्रेजेंट होता है इनेमल, आप सभी को पता होगा दांतों का सबसे जो बॉडी का हार्ड पार्ट क्या होता है? इनेमल ही होता है। ये हमारी दांतों की ऊपरी परत होती है जो दांतों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब ये फ्लोराइड क्या करता है? ये फ्लोरीन के कारण दांतों का जो इनेमल है या फिर जो दांतों की बाहरी परत है वो कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके वीक होने के कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके अंदर क्या होगी? दांतों में कैविटी होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दंत क्षय किसके कारण होगा? अगर इनेमल कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपके दांत टूटने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? फ्लोरीन की। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो हमारे दांतों में क्या होता है? धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, हमारे दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये धब्बे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम आसानी से हटा भी नहीं सकते, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इन धब्बों को हटाना। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ्लोरीन की एक बैलेंस मात्रा की ज़रूरत होती है हमको। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक फ्लोरीन ले लें या बहुत कम मात्रा में फ्लोरीन ले लें। फ्लोरीन ऐसे भी नहीं ली जाती, फ्लोराइड के रूप में ली जाती है। तो फ्लोराइड की हमको बहुत अधिक मात्रा भी नहीं चाहिए और बहुत कम मात्रा भी नहीं चाहिए, एक बैलेंस मात्रा होनी चाहिए जिससे क्या हो? हमारे दांत बिल्कुल स्वस्थ रहें। अब फ्लोराइड जो है, जैसे हम फ्लोराइड का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो फ्लोराइड वाला जो टूथपेस्ट आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। फाइबर वाली सब्जी, फल खाकर हम अपने दांतों को क्षय होने से बचा सकते हैं। तो किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, या ऑप्शन में फ्लोराइड हो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, राइजोबियम। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब कैसे ये हेल्पफुल होता है? देखो सबसे पहले तो ये क्या होता है? ये भूमि का ही बैक्टीरिया है ना, भूमि में ही पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। और इसका मेन काम क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण
ऑक्सीकरण, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक बैक्टीरिया है। देखिए क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में आपको पता है कि कितनी अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा 78% मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन का इंटेक जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। इतनी सारी नाइट्रोजन जरूर है वायुमंडल में, लेकिन प्लांट इसे डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते। प्लांट इसे इंटेक्ट किस रूप में कर सकते हैं, या तो नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में। तो ज़रूरी हो जाता है कि इस नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाए, किसमें, या तो नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में। जब इसे फिक्स किया जाएगा तभी ये क्या होगा, ये पेड़ों के द्वारा इंटेक की जाएगी और जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करता है, जिससे प्लांट इसका यूज कर सके, मृदा में इसकी मात्रा बढ़ जाए, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, और इससे क्या होगा, फिर प्लांट की ग्रोथ में बहुत अधिक फायदा होता है। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, राइजोबियम। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मिट्टी की उर्वरता में सुधार, मतलब सॉइल फर्टिलिटी में सुधार करना हो या फिर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना हो, तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइजोबियम। ये उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है किसकी, मृदा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सा एक मानव शरीर में जोड़े में मौजूद है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर सही है, अधिवृक्क। देखिए जो जिगर यानी कि लिवर एक ही है, पैनक्रियाज एक ही है, पीनियल ग्लैंड भी एक ही है, लेकिन जो एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, अधिवृक्क का मतलब होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की संख्या कितनी है, 2 है। अब ये कैसे पता है हमको कि हमारी 2 किडनियां हैं और दोनों ही किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, एक एक ग्लैंड पाई जाती है। इन ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है, एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो इसे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, इससे भी कई सारे हार्मोन का स्राव होता है। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है मेड्यूला। तो जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट है, उससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं उन्हें हम गम, ये एक ट्रिक है जिसे हम याद करते हैं। अगर आपने ये ट्रिक अभी तक नहीं देखी है तो मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई है हॉर्मोन्स की। आप ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक में जाइए और देख लीजिए कि कैसे हमें याद करना है, कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको हार्मोन्स के एमसीक्यूज भी कराए हैं, वहां पर भी मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, तो एड्रेनल ग्लैंड होती है, जो जोड़े में होती है, मतलब हर किडनी के ऊपर एक एक होती है। मतलब ये संख्या में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उससे 3 हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम गम से याद करते हैं। जी से होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ए से होता है एंड्रोजन और एम से होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये तीनों ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो उसका मेड्यूला वाला पार्ट होता है, इससे भी 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो इपिनेफ्रिन और दूसरा नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो हार्मोन ट्रिक के और हार्मोन एमसीक्यूज के, तो वो जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। आप एक लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन हो जाता है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए अब आज के सवाल की बारी है। प्याज को काटने और छीलने के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसके कारण? आपको ये बताना है, सल्फर, कार्बन, वसा या एमिनो एसिड, किसके कारण प्याज काटने या छीलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।